अडानी मामले पर बीते 2 दिनों से लगातार जनता का मुकदमा पर प्रदीप भंडारी तथ्यों को देश के सामने रख रहे हैं। टीवी डिबेट के दौरान जनता का मुकदमा की टीम को ये आभास हुआ कि इस संगीन मामले पर बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन जानबूझकर स्प्रेड किया जा रहा है ताकि आम जनमानस अपने सेविंग को लेकर घबरा जाए और भारतीय स्टॉक मार्केट, बैंक और फाइनेंशियल एजेंसी पर से उनका भरोसा उठ जाए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रदीप भंडारी ने अपने शुक्रवार का शो खत्म करते ही इंडिया न्यूज के स्टूडियो से लेकर न्यूज रूम तक अडानी मामले पर युवा पत्रकारों और जनता के सवाल उठाए। वरिष्ठ अर्थशास्त्री शरद कोहली के साथ मिलकर उन्होंने इस विषय को समझाया। देखिए अडानी मामले पर प्रदीप भंडारी का विश्लेषण। दोस्तों अभी मैंने अपना शो कंप्लीट किया है और मेरे मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि पिछले कई समय से अडानी के पूरी स्टोरी के ऊपर काफ़ी आप ट्विटर पे देख रहे होंगे, कई आधे पढ़े लिखे पत्रकार ये कह रहे हैं कि अडानी के कारण जो है LIC और SBI का जितना पूरा का पूरे बस्ट हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था नीचे चले जाएगी, ये मतलब चाहते हैं कि ऐसा हो। तो मैंने सोचा कि मैं जो है आपके सामने ABCD जो है वो अडानी क्राइसिस का पूरा आपको समझा दूं। वैसे क्राइसिस नहीं, द वे इन विच द इंडियन वेल्थ क्रिएटर हैज बीन टारगेटेड। नो, मेरे पास में LIC की रिपोर्ट है, मेरे पास SBI की रिपोर्ट है और मेरे साथ में आई विल हैव very renowned economist Sharad Kohli joining me and he will do an entire master class of all the questions that you have। पर दिक्कत क्या है कि इस बार कई जर्नलिस्ट को, कई न्यूज मेकर्स को, एडिटर्स को पता ही नहीं है कि इसकी सच्चाई क्या है और सब अपने हाफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, लेट्स गो टू द क्रोनोलॉजी ऑन हाउ इट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आप देखिए कि अडानी के ऊपर जो टारगेट है, अडानी के ऊपर जितनी कंट्रोवर्सी है, वो कहां से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, और तब तक मैं न्यूज रूम चलता हूं। चलिए आप देखिए। संसद में विपक्ष लगातार गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों पर JPC और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की मांग कर रहा है। अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी इस मामले पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भारत की आर्थिक स्थिति पर आश्वासन दिया और ये भी कहा कि अडानी मामले पर देश के रेगुलेटर की नजर है। In wake of the FPO pullout and given the current situation, does India's position in the global financial markets get affected or does it get weakened in any way possible? No, I don't think. Otherwise, how did our foreign exchange reserve grow? Was it 8 billion in the recent last 2 days? The foreign exchange reserve in the last 2 days has gone up by 8 billion. So our macroeconomic fundamentals or our economy's image, none of which has been affected. Yes, FPOs come in, FIS come out, get out. These fluctuations are there in every market. But the fact that we have had 8 billions come in this last few days proves that the perception about India and in its inherent strengths is intact. It will be the regulators who will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. And many of you all have repeatedly asked this question about RBI's independence and government not getting into it. I'd like to remind you all about that. They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. And actually, for keeping the market and the markets regulated well in prime condition, the SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने
जब से अपने एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयर के हेरफेर के आरोप लगाए, तब से अडानी ग्रुप को नुकसान ही नुकसान हुआ है। पर इस मामले का सच क्या है? इसका LIC कनेक्शन क्या है? हिंडनबर्ग रिसर्च क्या करता है? अचानक अडानी समूह पर ऐसा रिपोर्ट उसने क्यों निकाला? अडानी मामले पर आपके सवालों के जवाब प्रदीप भंडारी और उनकी खास पेशकश में देखिए। तो दोस्तों, आपने समझा कि पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी जो है वो कैसे हुई, अडानी के ऊपर टारगेट कैसे शुरू हुआ, क्या ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है जिस षड्यंत्र को बाहर से रचा जा रहा है। मैं न्यूज रूम के रास्ते में हूँ और ऊपर आई एम क्लाइंबिंग द न्यूज रूम, अभी स्टूडियो से आया हूँ। पर अगर आपने क्रोनोलॉजी समझी तो आपने उस क्रोनोलॉजी के अंदर एक टर्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रूप से गौर की होगी, और उस टर्म का नाम है शॉर्ट सेलर। ये जो बाहर की कंपनी है हिंडनबर्ग, कहा जा रहा है कि एक शॉर्ट सेलर है। अब ये शॉर्ट सेलर मतलब क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या होता है, ये आप समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए ये समझना है क्योंकि जब तक आप शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट सेलर कौन है वो नहीं समझ सकते, तब तक आप असली सवाल नहीं पूछ सकते। सो शॉर्ट सेलर क्या होता है, देखिए मेरे दोस्त और रिनाउंड मार्केट एक्सपर्ट और साथ में फाउंडर, एक बहुत बड़ी कंपनी के फाउंडर हैं जिनका नाम है विवेक बिंद्रा जी। सुनिए कि विवेक बिंद्रा शॉर्ट सेलिंग पे और शॉर्ट सेलर कौन होता है, इस पर क्या समझा रहे हैं। उसके बाद हम न्यूज़ रूम पर चलते हैं, तब तक मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा न्यूज़ रूम में, और फिर हम न्यूज़ रूम में जो सवाल हैं लोगों के मन में, जर्नलिस्ट के मन में, एडिटर्स के मन में, वो लेंगे। लेट्स गो फॉरवर्ड। मैं आपको बता देता हूं, जो पहले ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंडनबर्ग, ये मैं इसकी रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करता। मुझे शुरुआत यहां से करनी है क्योंकि मेरे को कॉन्टेक्स्ट सीट सेट करना है आपके साथ में। ये कंपनी का काम क्या है, ये दे आर गुड एट शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि वो चीज जिसको बेचने से पहले, जिसको खरीदने से पहले मैं बेच देता हूं, मुझे मालूम है जिसका भाव गिरने वाला है। ये इनका धंधा है, ये इनका बिजनेस है। अडानी ग्रुप कहां खड़ा है मैं आपको समझा देता हूं, 2 मिनट लगाऊंगा, उसके बाद समझाता हूं। परंतु ये कंपनियों को ढूंढता है हिंडनबर्ग, जो कि अमेरिका में बड़े भयंकर सर्वेलेंस में, और काफी लोगों का कहना है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी कंपनी को छूने से पहले, उसकी रिपोर्ट बनाने से पहले अब इसको परमिशन देनी पड़ती है, इसको अलाउड नहीं है। भयंकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब तक 30 कंपनियों को टारगेट कर चुका है ये 2020 से लेकर अभी तक, जिन कंपनियों का 15% 20% स्टॉक गिर जाता है, जिसको ये पहले बेच देते हैं और उससे कमाते हैं ये लोग। मैं आपको बता देता हूं, ये जीनियस ब्रांड, निकोला, ट्विटर, एस्टैब्लिशमेंट लैब, न्यू पैसिफिक मेटल्स, दुनिया को मालूम नहीं है कि हिंडनबर्ग ने कोई रिपोर्ट जारी करी और यहां हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे इतना बड़ा इंपैक्ट आ गया। आपको मालूम है अडानी ग्रुप है क्या? अडानी ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है हमारे देश के अंदर, हमारी देश की जिम्मेदारी बनती है कि जरा पहले ध्यान से देख लें, समझ लें इस ऑर्गेनाइजेशन को। 28,000 एम्प्लॉई है यहाँ पे, 2.5 लाख ऑफ रोल पेरोल पे लोग हैं इनके साथ में। जिस धंधे के अंदर घुसते हैं उसमें नंबर 1 होते हैं, और 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, अब गिर के 10 लाख करोड़ का हो गया। एनर्जी के अंदर आपको जान के हैरानी होगी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 15% हमारे देश की एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है। आज जान के हैरानी होगी कि 40% इंडियन कार्गो और दुनिया का 20% कार्गो इनके ही फ्लैगशिप पोर्ट से गुजर रहा है, जो कि मुंद्रा है। 7 एयरपोर्ट है इनके और एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। 50% कोयले की, आयरन ओर की मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। अडानी इतना बड़ा ग्रुप है, नंबर 1 एडिबल ऑयल प्लेयर है, नंबर 2 व्हीट फ्लोर प्लेयर है, नंबर 3 बासमती राइस प्लेयर है भारत के अंदर। 1.5 लाख करोड़ का केपेक्स है। लेकिन ये क्यों सेफ है, कैसे सेफ है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। पहले मैं बधाई भी दूंगा इनको कि 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, मैं न्यूज रूम के अंदर एंटर कर चुका हूं और मैं ये अडानी के जो पूरी की पूरी स्टोरी है, कंट्रोवर्सीज को खुद नहीं समझा सकता, तो मैं अपने हाथ में माइक लेता हूं और मेरे साथ में इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट के साथ साथ में रिनाउंड इकोनॉमिस्ट जुड़ चुके हैं, शरद कोहली जी। ऐसा इतने गुमसुम न्यूज रूम के अंदर बैठने शरद कोहली जी। देखिए शरद जी, मेरे को इतने मैसेजेस आए कि कई पत्रकारों को भी, कई जर्नलिस्टों को भी, कई एक्सपर्ट्स को भी इसको समझ में नहीं आया है। तो आप मुझे वादा करिए कि आइए मेरे साथ चलिए आप न्यूज रूम में, कि आप इसको पूरी की पूरी सरल भाषा के अंदर समझाएंगे। बिल्कुल, भाषा सरल होनी चाहिए। मुझे नहीं पता विपक्ष कितने वोट बटोर लेगा जी। नोटों की तो उनके दिमाग में घूम रहा है जी। पर मुझे लग रहा है कि लोगों को गुमराह करना जो है वो गलत है, क्योंकि अगर लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए जी कि असल में क्या होता है, ये शॉर्ट सेलिंग क्या है, ये हिंडनबर्ग किस चिड़िया का नाम है, ठीक है, ये अडानी जी SBI LIC में हमारा पैसा डूब गया, और पता नहीं मैंने तो इंश्योरेंस कराया हुआ है वो डूब गया, और मैंने स्टेट बैंक ही पूरा का पूरा डूब गया, इतना बड़ा बैंक भारत का। तो मुझे लग रहा है ये एक नैरेटिव जो क्रिएट किया गया है। आप
बिलीव करना है कर लीजिए, पर एक बार समझ जरूर। मैं चाहूंगा कि समझा जाए, पर इसके साथ में मेरे यहाँ पे ना हमारे कोई एडिटर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके मन में भी सवाल हैं, तो हम आइए पहले हम सब सवाल लेते हैं। शरद जी देखिए, एक कमिटमेंट आपको करनी होगी, आप हर सवाल का जवाब दीजिएगा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक सवाल को डॉज कर गए, एक सवाल को डॉज नहीं करे, ये बिल्कुल आप सवाल का जवाब देंगे? बिल्कुल डॉज पक्का करेंगे? पक्का 100% देंगे? बिल्कुल दूंगा। चलिए, तो मैं आइए शरद जी पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे पशुपति जी हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है। पशुपति जी, आपसे सवाल, आपको जो सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। पहले आपका सवाल क्या है पशुपति जी, बाद में शरद कोहली जी हर सवाल का जवाब देंगे, पर आपके मन में क्या सवाल है? आप इतने समय से स्टोरी को कवर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अचानक से अडानी ग्रुप एकदम से हाइक लेता है और अचानक से एक रिपोर्ट आती है और सारे शेयर धड़ाम से गिर जाते हैं। आखिर ये खेल क्या होता है? ये खेल क्या होता है? आप नोट कर लीजिए, एक काम करिए आप, मैं चाहता हूं कि आप हाँ, तो आप ऐसे नहीं करिए, आप पशुपति, हाँ, अपने फोन पे पहले आप करिए, तो आप पहले नोट करिए क्वेश्चन को। जी बिल्कुल, मैं नोट कर लेता हूँ। तो आप ये जानना चाहते हैं कि अचानक ये क्या हुआ, अडानी ग्रुप कहाँ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर और सारे में अडानी और अब फिर सारे में अडानी किसी और वजह से? क्या इन सही समझे आपके क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, कि अचानक से क्यों धड़ाम कैसे हुआ? अचानक से क्यों धड़ाम हुआ, आप ये नोट करिए। उसके साथ में हमारी पूरी रिसर्च टीम की युवा जर्नलिस्ट हिमानी, आपके मन में क्या सवाल है? वहाँ पे इतने सीनियर एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, 25-30 साल के एक्सपीरियंस के साथ में आप अभी 1 साल जर्नलिज्म में, आपके मन में क्या सवाल है? तब सब रिसर्च कर रही है। मैं जानती नहीं हूँ, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब अपोजिशन लीडर भी कह रहा है हमारे LIC का पैसा डूब जाएगा, SBI, क्योंकि हमारे घर में पेरेंट्स ने भी सबने LIC में अकाउंट्स खोले और SBI में सबके अकाउंट्स होते हैं, तो ये क्या है? क्या हमारा पैसा डूब जाएगा? क्या हमारी मम्मी पापा का जो पैसा है वो डूब जाएगा LIC में? ये तो जवाब तो इनको दूंगा, पहले इनके मम्मी पापा को बोलूंगा आप चैन की नींद सोइए, कोई चिंता की बात नहीं, आप कॉल करके बोल दीजिए। प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे न्यूज़ कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत अच्छे क्राइम जर्नलिस्ट भी हैं। ये तब से आपको हमेशा जब भी डिबेट में बुलाना था प्रदीप जी को परेशान करते हैं। क्या आपके मन में प्रदीप जी सवाल? और देखिए प्रदीप जी, हर सवाल पूछिए, ऐसा नहीं कि आपके दोस्त हैं तो आप इजी क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं, मैं मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ कि साजिश की बात हो रही है, क्या कोई इसमें ऐसी साजिश है? क्या कोई विदेशी ताकत है? क्या कोई साजिश है? क्योंकि लोग बाग SBI में, LIC के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज है, इसके अंदर पैसा लगा रहे थे, तो क्या इसके पीछे आप कोई साजिश मान रहे हैं या मुझे लगता है कि कोई साजिश है? आप इसके बारे में थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए, साजिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह देता हूँ दोस्तों, मैं तो स्टॉक मार्केट में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है और साथ में मैंने अडानी का स्टॉक भी नहीं लिया, तो आई हैव नो लव और हेट ऑन इट। आई जस्ट वांट द फैक्ट्स टू कम आउट। मैं एक और क्वेश्चन लूंगा शरद जी, आई वांट मोर क्वेश्चन। आपके मन में क्या क्वेश्चन है? आप भी तब से रिसर्च करें, क्या दिमाग में आपके क्वेश्चन है? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसको हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये मतलब जेन्युइन है भी या नहीं? ये कहाँ से है, क्या है? क्योंकि हमने हिंडनबर्ग वर्ड भी पहली बार सुना है। पहली बार हिंडनबर्ग का वर्ड सुना है, जेन्युइन है कि नहीं? आप नोट किए हैं? बिल्कुल, मैंने नोट कर लिया है, मैं एक साथ जवाब दूंगा। नहीं, पर मैं वो मास्टर क्लास में आपको बिलबोर्ड में जवाब दूंगा। एक और देखिए, आप उधर दूर वहां से किरतार जो है हमारे पूरे प्रोडक्शन ग्राफिक्स में पूरे अच्छे से काम करते हैं। आइए किरतार, ये वो दूर से आ गया, देखो क्वेश्चन बच्चे के मन में भी है। क्या पूछना चाहते हैं किरतार आप शरद जी से? क्वेश्चन बिहार के रहने वाला है किरतार। ये पूछना मुझे कि जैसे हमारे घर का, हमारे पेरेंट्स का पैसा लगा हुआ है, SBI हो गया या फिर LIC में, तो उसको कहाँ तक सेफ है हमारा? क्या वो पैसा डूबेगा या क्या होगा उसका, उसके बारे में जानना है मुझे। तो क्या LIC एक बिल्कुल हिमानी का भी क्वेश्चन LIC डूबेगा? बिल्कुल, मैंने जैसे हिमानी को कहा, इनको भी बोल देता हूं, हालांकि बाकी जवाब देखिए पशुपति जी ने बिल्कुल जर्नलिस्टिक क्वेश्चन पूछ लिया है, वो टाइमिंग पे पूरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल सरल सवाल है। पहले कंक्लूजन बता दो, इनका पैसा सेफ है, बाकी डिटेल में जवाब। अब मैं आपको ले चलूँ आपके मास्टर बोर्ड पे। बिल्कुल। तो चलिए, अब मैं आ रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं अब शरद कोहली जी को मास्टर बोर्ड पे ले जाने वाला हूँ। और इस मास्टर बोर्ड पे शरद जी देखिए पूरी बखूबी से मैं दिखा दीजिए, लोग को लगेगा कि आप चैटिंग कर रहे हैं अपने दोस्त से, पर आप बता दीजिए आप क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। चैटिंग का मैं क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं शरद जी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 क्वेश्चन से पांचों मैंने नोट। चलिए, तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं न्यूज रूम से। आइए शरद जी, लेट्स गो टू द मास्टर। मेरे साथ आइए, आप भी इधर आइए। So we are now entering the room and we have now entered the room and this is the board, not the board, but यहाँ पे आप इस टेबल पे सब कुछ समझा सकते हैं इस मास्टर क्लास में। तो शरद जी, विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप आंसर कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन जो आपके सीनियर जर्नलिस्ट का था कि अचानक क्या हुआ, ये जो अडानी जी चढ़दी कला थे, एक दिल्ली में वर्ड इस्तेमाल होता है बड़ा कैजुअली कि चढ़दी कला, तो एकदम से क्या हुआ कि ये कला नीचे आने लग गई? पहले मैं वो जवाब देता हूं। Go ahead, तो आप कैन आई यूज द बोर्ड? आप बिल्कुल, आप बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आप प्लीज गो अहेड एंड दिस। यहाँ पे अडानी साहब दुनिया के 3rd रिचेस्ट में से थे जी। और 3rd रिचेस्ट में जब आप होते हैं जी, तो आप दुनिया भर की नजर में आ जाते हैं। एक फोर्ब्स है जो कि निरंतर ट्रैक करता रहता है जी,
और इसी में छुपा हुआ एक हमारे दूसरे साथी का, आपके दूसरे साथी का जवाब भी है कि जब भी वो दुनिया के तीसरे रिचेस्ट बने तो ये जो कॉलोनियल है ना, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, ब्रिटिशर्स, गोरे कह देता हूँ चलेगा जी, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिस देश को हम स्नेक चार्मर्स, अब जब भारत को दिखाना होता था ना तो एक बीन वाला बैठ जाता था और वो सांप दिखाते थे कि ये इंडिया है देखिए, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कैसे एक ऐसे देश से निकला हुआ आदमी आज दुनिया का तीसरा रिचेस्ट बन गया और यही हाल रहा तो ये तो बाकी दो को भी ओवरटेक कर जाएगा। तो मुझे लगता है वहीं से ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। और कैसे बने, देखिए मैं एक बहुत सिद्धांतिक बात बताना चाहता हूँ क्योंकि सिद्धांत की बात हो रही है। दुनिया के जितने भी अमीर हैं प्रदीप, आप अगर उनकी वेल्थ देखें तो मेरे से किसी ने सवाल पूछा कि साहब ये अमीर होते हैं तो इनकी अमीरी कैसे आप नापते हैं, तो उनके पास बिल्डिंग्स ज़्यादा हैं, उनके पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, यॉट ज़्यादा हैं, उनके पास क्या चीज़ ज़्यादा होती है, तो उसका सीधा सीधा जवाब है सबसे ज़्यादा जो अमीरी को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है, वो है आपका स्टॉक होल्डिंग। मतलब उसने जो कंपनी बनाई होती है उसमें स्टॉक का प्राइस क्या है, उसमें स्टॉक का प्राइस क्या है और उसको उसका प्राइस उसके पास कितना है। मान लीजिए वो आपका 10 रुपए का लिया हुआ शेयर जी आज वो 100 रुपए का हो जाता है जी, और आपके पास उस 10 रुपए के शेयर के 6 शेयर थे, मान लीजिए 60%, तो आपका वैल्यू 60 हो जाता है। यही जब 1 लाख का होता है तो आपका वो 60,000 हो जाता है जी, और यही जब 100 करोड़ होता है तो आपका 60 करोड़ हो जाता है। आपने सुना होगा अडानी जी के बारे में बोलते थे जब से मोदी जी आए हैं इनकी वेल्थ बढ़ रही है। मैं तो पढ़ रहा था ये तो राजीव गांधी के समय से है पूरे बिजनेस के। नहीं, मैं तो जो नैरेटिव है उसकी बात कर रहा हूँ, और ये समझना जरूरी है कि इनकी वेल्थ, और अडानी गौतम शांतिलाल अडानी शायद उनका पूरा नाम है, उनसे ये सवाल किसी इंटरव्यू में पूछा गया था जब ये तीसरे सबसे अमीर बने, ये सवाल पूछा गया कि जब आप अमीर बने तो उस टाइम आपको कैसा लगा कि भाई दुनिया का तीसरा अमीर, आप सड़क पे भी चलते हैं तो जरा स्टाइल होना चाहिए। उनका ये कहना था कि हम इन नंबर्स को नहीं देखते, और ये ज्यादातर जितने ये जो फोर्ब्स लिस्ट में है उन सबका ये कहना था हम इसको उनके जहन में कहीं रहता है पर इन नंबर्स को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि रोज ये घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि तो शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ी बढ़ गया, शेयर मार्केट की प्राइस नीचे आई ये घट गया, तो इसलिए वो इन नंबर्स को नहीं देखते, तो ये तीसरे बन गए। अब क्या होता है शेयर मार्केट के बिहाफ पे क्यों नहीं देखते? बहुत समझदार है, उनको पता है ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर रोज उतार और चढ़ाव होता रहता है। जब शेयर मार्केट बंद होती है हम रोज ये कैलकुलेट करते हैं आज कितने शेयर बढ़े कितने शेयर घटे, तो इस हिसाब से तो प्रदीप जो नैरेटिव मतलब हर दिन की वेल्थ ऊपर नीचे होती है, और इस हिसाब से तो जितने भी शेयर नीचे जाते हैं उन सबको घोटाला घोषित करके आज पार्लियामेंट में चर्चा कर दे नीचे, फिर इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कहीं समझ में फर्क है। और शेयर इसीलिए आज आपको जो गवर्नमेंट से बयान आया, मैं गवर्नमेंट का बिना पक्ष लिए एक सैद्धांतिक बात बता रहा, उन्होंने कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, शेयर मार्केट में जो कीमतें ऊपर नीचे जाती है उसमें सरकार दखल नहीं देती है, वो हम लोग सोशलिस्ट रेजिम में तो है ही नहीं कि जो जाके सरकार मार्केट को कंट्रोल बिल्कुल डिमांड और सप्लाई, किसी भी शेयर को डिमांड और सप्लाई इफेक्ट करती है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। और एक और बहुत जरूरी बात जो कि आपके सारे जो साथी थे उनके मैं बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक इन्वेस्टर होता है जो इन्वेस्ट करता है, मतलब 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, वो ये चाहता है कि मेरे 100 रुपए 200 हो जाए, 500 हो जाए, 1000 हो जाए। दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेडर्स। तो ये हो गए इन्वेस्टर्स और ये हो गए ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये खाली खरीद बेच करते हैं, मतलब, और आपको हैरानी होगी सुन के, और हमारे दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे जो लोग नहीं करते ट्रेडिंग, 10 बजे खरीदेंगे, 10:05 पे बेच देंगे, 10:30 खरीदेंगे, 11 बजे बेच देंगे, मतलब शॉर्ट में प्रॉफिट और करना। शॉर्ट, और ये जो ट्रेड करते हैं इस ट्रेड को हम बोलते हैं F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसको पूरे को डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है। आज क्योंकि आपकी क्लास है तो मैं बिल्कुल सिद्धांत के रूप से समझाऊंगा। जब आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो आप एक मार्जिन देते हैं। अब आपको मैं बड़ा मजेदार एग्जांपल देता हूं। 1 लाख रुपए किसी ने मार्जिन में लगाया जी, और 1 लाख रुपए लगा के, इसी से मेरा जो दूसरा मेरा सवाल था शॉर्ट सेलिंग वाला, इसी में आ जाएगा जी। 1 लाख रुपए का सामान लगा के मैं 20 लाख रुपए का सामान खरीद लेता हूँ। 1 लाख का सामान लगा के 20 लाख का खरीद लेता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव्स में हम मार्जिन देते हैं जी, और 20 लाख का सामान खरीद लेते हैं। अब मान लीजिए ये 20 लाख 25 लाख हो गया 1 घंटे के अंदर, मेरा 1 लाख पे 5 लाख रुपए की कमाई हो गई। 5 लाख की कमाई हो गई, 5 लाख रुपए की कमाई हो गई। 1 लाख रुपए पे 1 लाख 5 गुना हो गया। ऐसे ही ये रिवर्स भी चलता है, ये तो हुआ प्लस का, ऐसे ही ये माइनस भी चलता है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो कमाते हैं सिर्फ स्पेकुलेशन से, जिसको हम, अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं,
उसको हम थोड़ा थोड़ा जुए का टच उसमें होता है। हम स्पेकुलेशन लोगों को मना करते हैं कि आप इसको मत करा करिए क्योंकि ये खतरनाक है, अगर इतना बढ़ गया तो आप जीरो में इसमें ज्यादा रिस्क है, बिल्कुल ज्यादा रिस्क है, क्योंकि यही 5 लाख अगर नीचे चला गया जी, तो आपका मार्जिन तो गया ही गया, आपसे वो 4 लाख और मांग लेगा, भैया दो, आपका तो इतना लॉस हो गया। तो ये शॉर्ट सेलर्स क्या होते हैं, ये जो हिंडनबर्ग, जिसका यही आपका दूसरे साथी का भी सवाल था, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग फोरेंसिक रिसर्च एजेंसी है, अमेरिका में बैठी हुई कहीं कोने में। आपका सवाल था हिंडनबर्ग क्या है, मैं सारे सवालों का समावेश करके और उसको इंटरलिंक करके बता रहा हूँ। 5-10 लोगों की कंपनी होगी, वो वहां बैठ के उसका काम ही यही है कि पहले पैसा शॉर्ट सेल करो, उसके बाद अगले दिन आप रिपोर्ट निकाल दो किसी भी ग्रुप के बारे में, और रिपोर्ट निकालोगे तो कुछ ना कुछ। और शेयर मार्केट प्रदीप एक छोटे बच्चे की तरह है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा कहिए एकदम खुश हो जाएगा, जरा सा आप उसको टॉफी चॉकलेट दीजिए एकदम से खुश, और उससे छीन लीजिए इतना दुखी हो जाएगा, उसको लगेगा मेरी जहां लुट गया है। ऐसे ही शेयर मार्केट बिहेव करता है, बहुत जल्दी डिस्काउंट भी करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट भी करता है। तो जैसे ही एक खबर निकलती है, सच है या झूठ, वो इसको वेरीफाई करने का वेट नहीं करेगा, अगले दिन शेयर धड़ाधड़ गिरने शुरू हो जाएंगे। बस हिंडनबर्ग का काम हो गया, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट सेल किया था। कीमत मान लीजिए हिंडनबर्ग ने 100 रुपए का शॉर्ट सेल किया अडानी ग्रुप का शेयर जी, जैसे ही प्राइस गिरी वो अगले दिन 80 रुपए का रहेगा, और इससे हिंडनबर्ग को फायदा हो गया। फिर इससे हिंडनबर्ग को, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आप और हम मिलकर एक बिजनेस शुरू कर देते हैं जी, और हम हिंडनबर्ग के ऊपर रिसर्च करते हैं जी कि हिंडनबर्ग ये कितना पैसा कमाए है, बल्कि मैं चाहता हूं हिंडनबर्ग जवाब दे। तो आइडियली तो इन्वेस्टिगेशन हिंडनबर्ग पे होनी चाहिए कि कितना पैसा उसने इससे कमाया है। पर मुझे हैरानी होती है कि लोग एक अंग्रेजी में शब्द होता है गलिबल, इतनी आसानी से लोग बातों में आ जाते हैं। जो फर्म खुद ही मशहूर है शॉर्ट सेलिंग के लिए, उसकी बात मतलब किसी के स्टॉक को नीचे गिराकर पैसा कमाने के लिए, उसकी बात पे हम विश्वास करके अपने ही देश पर, अपने ही बिजनेस ग्रुप पर, मैं इसमें अडानी या कोई भी बिजनेस ग्रुप, हम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं और अपने को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही हैरानी की बात है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि शॉर्ट सेलिंग लोग समझें, हिंडनबर्ग क्या है लोग समझें, मतलब किसी के नुकसान से उसको मुनाफा होता है, किसी के नुकसान से उसको मुनाफा हो रहा है। और वो जो 400 पेज की रिपोर्ट है, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, आपको मैं उस रिपोर्ट का तथ्य बता देता हूँ, बहुत लंबा बताऊंगा तो 400 पेज है। उस रिपोर्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ एल्यूजन्स हैं। उस रिपोर्ट में अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा, मतलब उन्होंने एजम्पशंस के बेसिस पे, तो एक पुरानी शेख चिल्ली की कहानी होती थी कि भाई अगर मैं बैठा घोड़े की दौड़ देख रहा हूँ, उसको कहीं घी पड़ा दिख गया, इसको मैं काश बेच के 2-3 मुर्गी ले लूंगा, मुर्गी बेच के फिर अंडे होंगे, मैं घोड़े ले लूंगा, घोड़े बेच के फिर मैं घुड़दौड़ जोड़ूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, और मैं बैठ के अखबार पढ़ रहा हूंगा, और मेरा बेटा आके मुझे डिस्टर्ब करेगा, मैं उसको कहूंगा चल हट पीछे। तो इतने में उसने चल हट पीछे कहा तो वो घी का मटका जो था टूट गया। तो उसने, जिसका वो घी का मटका था, उसने कहा भैया तुमने मेरा घी का नुकसान कर दिया। कहते तुम्हारा तो घी का नुकसान हुआ, मेरा तो सारा जहां ही लुट गया। तो ये शेख चिल्ली स्टाइल की रिपोर्ट है, अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूँ। मुझे नहीं लगता हमें इस रिपोर्ट पे इतना ज्यादा ध्यान देके देखिए। और दूसरी बड़ी बात क्या है इसमें, मैं जानना चाहता हूँ LIC और SBI पे आप जो कह रहे हैं। अब LIC पे आते हैं। LIC का कुल, LIC क्या करता है, हमसे इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है। मैं एक सेकंड में दर्शकों बताना चाहता हूँ, हमारे पास अगर आपको लगे ये LIC का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है, और हमारे पास यहाँ पे SBI का जो भी क्वार्टरली अभी जो तिमाही का आई है जिसमें प्रॉफिट बताया 14,205 करोड़ का, वो भी हमारे पास है। तो मैं चाहता हूँ जी इधर जी, आपका बोर्ड बढ़ता जा रहा है। तो LIC इंश्योरेंस प्रीमियम कमाता है, और LIC क्या करता है कि जब किसी की बदकिस्मती से डेथ हो जाती है या उसका पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, उसको पे करता है। अब होता क्या है कि आप जब इंश्योरेंस बेचते हैं तो आपको लगातार प्रीमियम आता रहता है। आपने देखा होगा इंश्योरेंस और एजेंट बहुत एग्रेसिवली बेचते हैं, उसका बिजनेस बढ़ता जाता है, और जो मरने का रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता। वो इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा बेच लेता है, और मरने वाले लोग यानी कि क्लेम लेने वाले लोग और मैच्योरिटी वाले लोग कम होते हैं। तो LIC के पास पैसा जमा होता जाता है। वो क्या करता है, इस पैसे को निवेश करता है, इसको इन्वेस्ट करता है, और वो इन्वेस्ट करता है ट्रेजरी बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, इक्विटी में, और भी जगह इसको इन्वेस्ट करता है। तो वो जब इन्वेस्ट करता है तो इक्विटी में LIC ने करीब 10-10.5 लाख करोड़ आज इन्वेस्ट कर रखा है। इक्विटी से मेरा मतलब है शेयर मार्केट, शेयर में यहां उसने पैसा लगा रखा। इसमें जो टोटल कंटेंट अडानी का है वो मात्र 1% से भी कम है। 1% से भी कम है इस इक्विटी में। अच्छा, जो दिया उसमें उसको मुनाफा हुआ है कि नुकसान हुआ है? उसमें देखिए, अगर उसने कीमतें नीचे ली होगी, ये LIC ऐसे डिस्क्लोज नहीं करेगा, ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं रहेगी। अगर LIC ने सस्ता खरीदा होगा तो हो सकता है उसका मुनाफा कुछ कम हो गया हो। हाँ, आपने मुनाफे की बात कही, तो ये सबको समझना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस, और एक होता है नोशनल प्रॉफिट, एक होता है नोशनल लॉस।
अब आपने मान लीजिए 30,000 करोड़ का सामान लिया, अब वो 60,000 करोड़ का हो गया, ठीक है, अभी हो गया ना, आपने बेचा तो नहीं है, कल को वो घट के 50,000 करोड़ हो गया, हो सकता है वो गिन के 10,000 करोड़ रह जाए। इसको हम नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस कहते हैं। तो पहली बात तो ये जो कहा जा रहा है बार बार कि घाटा हो गया, डूब गई, लुट गई, तो पहली बात तो आज तक ना तो LIC ने ना बाकी निवेशकों ने, मैं तो कुछ रिटेल निवेशकों से भी मिला, उन्होंने भी बेचा नहीं है। अच्छा। उन्होंने मेरे से आके पूछा कि क्या करें, मैंने कहा भैया अगर आप घाटे में इस टाइम हैं तो घाटा बुक मत करिए। तो नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस है। पहली बात तो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस तो है ही नहीं, तो पहला नैरेटिव यहीं से गलत सेट किया जा रहा है। ये भी गलत हो गया कि LIC का बहुत पैसा 1% से कम है, तो कोई आम आदमी को, कॉमन मैन को घबराने की जरूरत नहीं है। और LIC, दूसरी बड़ी बात, LIC में आपने प्रीमियम दिया है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी LIC में आपने प्रीमियम दिया है कि भाई कल को बदकिस्मती से हमारे साथ कुछ हो जाता है, वो इंश्योरेंस क्लेम आपका गारंटीड है। LIC गवर्नमेंट कंपनी है, LIC में आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, LIC में आपने इंश्योरेंस किया हुआ है। कुछ पॉलिसीज हैं जो इन्वेस्टमेंट भी देखती हैं, पर बहुत ही नॉमिनल। अच्छा, मैं आपकी बात का चलिए और जवाब देता हूं, मान लीजिए 0 भी हो जाता जी, तब भी LIC को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल। और ये जो 10 लाख करोड़ मैंने बताया ना इक्विटी एक्सपोजर है जी, ये इक्विटी एक्सपोजर रोज घटता बढ़ता रहता है। और दूसरी बड़ी बात, जब भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन क्या, आप भी अगर कल को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे 10,000 रुपए भी, आप 10 बार पहले पूछेंगे कि भैया ये सेफ है कि नहीं, इसमें रिस्क क्या है। तो आप क्या समझते हैं 10 लाख करोड़ LIC ने इन्वेस्ट कर दिया, उसने देखा ही नहीं कि कितना रिस्क है, इसमें क्या क्या अप्स एंड डाउन। पर अडानी में तो 1% भी नहीं है उसका। 1%, मैं वही तो मैं कह रहा हूं, अगर 0 भी हो जाता है तो ऊंट के मुंह में जीरा, कोई फर्क नहीं पड़ने। हालांकि वो 0, तो अगर आपका LIC में पैसा है, अगर इंश्योरेंस है, तो 0% घबराने की जरूरत है। SBI का बता दीजिए। SBI का आ जाइए। अब टोटल लोन्स हैं जी, वो 2,10,000 करोड़ का एक्सपोजर है अडानी ग्रुप का लोन्स में जी। इसमें से 80,000 करोड़ रुपए बैंक्स का है जी, ये भारतीय बैंक्स का। अब आप पूछेंगे बाकी का किससे लोन लिया हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो बाकी का 1,30,000 करोड़ विदेशी एजेंसी से है, और इसमें तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं। और ज्यादा, बिकॉज आप देखिए एक देश से दूसरे देश में जब आप लैंड कर रहे हैं तो वहां तो रिस्क और ज्यादा है। उनका एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे। प्रोमोटर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी कितनी मुनाफे में है, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, पिछली 3 साल 5 साल की बैलेंस शीट्स कैसी हैं, कंपनी प्रॉफिट कितने % कमाती है, ये सेक्टर कैसा कर रहा है, ये देश कैसा कर रहा है, इस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, और ये कितने % होल्डिंग इसके खुद के पास है। इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यू डिलिजेंस कि जो हम उधार देने जा रहे हैं तो लौटा पाएगा, उस उधार को लौटा पाएगा। कैसे पता लगेगा, हमें उसकी पूरी कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है कि आप जितना पैसा, अगर मैं आपको 1 लाख रुपए उधार दे रहा हूं, मुझे भैया 1 लाख रुपए कुछ गिरवी रख दो मेरे पास, कल को आप ना दे पाए मैं इसको बेच के वसूल लूंगा। सभी बैंकों का ही रोल होता है। तो मतलब अगर अंतरराष्ट्रीय ने ज्यादा दिया है तो इससे तो इतनी ज्यादा ड्यू डिलिजेंस की है, तो फिर तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे हवा में कोई पैसा नहीं देने वाला है, पूरे के पूरे तो रिश्तेदारी हवा में पैसे नहीं देते। बिल्कुल। मुझे देखिए जो नैरेटिव हो रहा है वो ये कह रहा है कि सब लुट गया, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। तो आप सब कुछ तो यहीं पढ़ा है, कहाँ गया कौवे ने कहा कि आप किसी ने कहा कौवा कान ले गया, और कौवे के पीछे भागने लग गए। चलो कहाँ गया भैया, देख तो लो, कान लगा तो वहीं तो लगा हुआ है। आपके सारे पोर्ट्स यहाँ पर हैं, एयरपोर्ट्स यहाँ पर हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, तो कुछ भी तो कहीं गया नहीं है, और यही सबके अगेंस्ट लोन है। अच्छा, दूसरी एक जरूरी बात, इस कोलेट्रल में जो इल्जाम लगाया गया, कुछ शेयर्स भी दिए गए। अब देखिए यहाँ ये समझने वाली चीज है, और ये कॉन्सेप्ट है समझने वाला। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स गिरवी रख दिए। अब ये देखिए, इसको समझिए, शेयर मार्केट में गिरने की वजह से ये शेयर्स रह गए 50,000, क्योंकि इतना करीब गिर चुका है, आधे से भी बल्कि कम पे आ गया था। हालांकि ये बताऊंगा कि आज तो मार्केट थोड़ी चढ़ गई है। अब बैंक को लगता है कि हमने 1 लाख रुपए दिया और हमारी तो जो कोलेटरल सिक्योरिटी थी वो सिर्फ 50,000 रुपए रह गई, तो भैया हमारा तो लोन जो था वो अनसेफ हो गया। तो बैंक कंपनी को कहेगा कि अब आपकी वैल्यू 50,000 रह गई है, आप इसको टॉप अप करिए। इसको बोलते हैं टॉप अप। टॉप अप मतलब आप या तो और शेयर्स दीजिए, नहीं तो अपना और कोई मूल्यवान एसेट हमें दीजिए, हमें सिक्योरिटी पूरी। तो वो बैंक और आरबीआई ने आज बाकी बैंकों से ये क्लैरिफिकेशन मांगा है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि भाई आपने अपना वेरिफिकेशन पूरा कर लिया, और बैंक में बहुत स्ट्रांग प्रोसेस होता है करने का। आप जब लोन देते हैं तो पूरी एक टीम जाती है और हर साल उसकी बैलेंस शीट आती है। और एक चीज़ और जो हैरान करने वाली है कि
स्टॉक एक्सचेंज में हर 3 महीने में आपको हर लिस्टेड कंपनी को एक बैलेंस शीट सबमिट करनी होती है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको डीलिस्ट हो जाएंगे आप वहां से। तो जितनी भी 7 कंपनीज अडानी ग्रुप की हैं वो सब की सब अपनी बैलेंस शीट्स हर 3 महीने में देती हैं। ऑडिट होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतने बड़े लोन्स पे खास नजर रखता है। सेबी मार्केट रेगुलेटर, मेरे से आज किसी ने पूछा प्रदीप, और शायद ये किसी का सवाल भी हो आपके साथी का, उसने ये पूछा कि साहब ये जो शेयर प्राइस नीचे जा रही है तो सेबी क्यों नहीं कुछ कर रहा है? अरे मैंने कहा ये कैसा सवाल है, सेबी शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे जाना थोड़ी ना रेगुलेट करता है। सेबी तो ये रेगुलेट करता है कि आपकी कोई रिगिंग तो नहीं हो रही, कहीं लिस्टिंग की गाइडलाइन का वायलेशन तो नहीं हो रहा। एक और एजेंसी है स्टॉक एक्सचेंज, ये जो आप सर्किट लगा देखते हैं ना रोज, नीचे का लोअर सर्किट लग जाता है, ये सर्किट स्टॉक एक्सचेंज तय करता है। कुछ कंपनीज का 20% लगता है, कुछ कंपनीज का 10% पे लगता है, अपर और लोअर दोनों। कुछ कंपनीज का 5% पे लगता है, कुछ कंपनीज के अलग अलग। मैं एज ए स्टूडेंट पूरा सुन रहा हूँ इस चीज़ को, और मैं जिस अभी तक जो समझ पाया हूँ शरद जी कि इतना अगर यहाँ पे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन बाहर के रेगुलेटर्स द्वारा बाहर से लिया गया है, फिर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जिसको आपने क्लियरली एनलिस्ट किया किस तरीके से, जब यहाँ पे कोलैटरल दिया गया है, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये तो बहुत ही ड्यू डिलिजेंस के साथ में और बहुत ज़्यादा सख्ती से हुआ है। इसके साथ में अब जो आपने 80,000 करोड़ की बात की, इसमें एसबीआई का कितना एक्सपोजर है और क्या एसबीआई के अंदर किसी का पैसा है उसको घबराने की जरूरत है? एसबीआई का करीब 25 से 30,000 करोड़ का। ये सच है कि एसबीआई सबसे बड़ा लेंडर है भारतीय बैंकों में, पर एसबीआई के पास जितना भी लोन है उस सबकी उसके बराबर, उससे ज्यादा की बल्कि कोलेटरल सिक्योरिटी एसबीआई ने ली हुई है। अच्छा, उससे ज्यादा की ली हुई है? बिल्कुल उससे ज्यादा की लेते हैं। और ये मैंने तो आपको उदाहरण के लिए समझाया कि 1 लाख का 1 लाख, असल में क्या होता है 100 रुपए पे कम से कम 120 या 130 रुपए की कोलेटरल ली जाती है, क्योंकि इतना वो मार्जिन रखते हैं। तो इसीलिए आज एसबीआई ने जो स्टेटमेंट रिलीज किया, बोला कि हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं, सब कैश फ्लो। उनका अगर उनको देखिए जब कोई लोन डिफॉल्ट करता है, अच्छा आप कार लोन लेते हैं, कोई कार लोन लेता है, मान लीजिए आप ईएमआई नहीं देंगे, क्या होता है अगले दिन वो फोन आने शुरू हो जाते हैं गुंडागर्दी वाले, भैया और चौथे पांचवें दिन तो गाड़ी की चाबी उठा के ले जाते हैं। बस कुछ ऐसा ही डिसेंट तरीके से इसमें होता है। अगर आप लोन नहीं देंगे तो आपने जो प्रॉपर्टीज और जो कोलेटरल दी हुई है, और अगर सीधा बात बताऊं, अडानी ग्रुप से जो शेयर्स दिए हुए हैं उस शेयर्स को एसबीआई बेच देगा और बेच के अपना पैसा वसूल करेगा। एसबीआई तो रीएश्योर्ड दिख रहा है, एलआईसी रीएश्योर्ड दिख रहा है, मतलब साफ है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एसबीआई से लोन लिया, एसबीआई में मेरा पैसा है, एसबीआई ने किसी को लोन दिया, मेरा अगर एसबीआई के अंदर लोन है, एसबीआई ने मुझे लोन दिया है, अगर एसबीआई में पैसा है तो कोई घबराने की जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। मैं तो एक कदम और आगे जाके बोलूंगा। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो रिटेल निवेशक है, कुछ रिटेल निवेशक तो हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनमें बहुत सारे लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में, मैं आपको बता दूं कि भारत में 140 करोड़ की जनता है, और एक आंकड़ा देने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले ना सुना हो, इसमें से करीब 8 से 10 करोड़ लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, और जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, मतलब जो बिल्कुल दिन रात जिनका इसी में बीतता है, उनकी गिनती मात्र 2 करोड़ के आसपास। बस 2 करोड़। बाकी लोगों ने लेके रखा हुआ है, तो क्योंकि डीमैट अकाउंट इतने खुल जाते हैं तो आपने लेके 2 साल के लिए रख दिया तो आपका भी नंबर इसमें आ जाएगा। तो हम उन सबको मिला के मैं जवाब देता हूं कि आपको जल्दबाजी में और आपको घबराहट में इसको शेयर को लॉस नहीं बुक करना चाहिए। और अगर आप 2 तरीके के निवेशक हैं, ये सवाल किसी ने नहीं पूछा पर ये सवाल मैं समझ रहा हूं कि बहुत लोग शायद पूछना चाहते होंगे, हम सबके पास तो गए नहीं। एक ने मेरे से पूछा कि मैंने 2500 रुपए का शेयर लिया था तो मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो 1500 के आसपास आ गया, मैं अडानी एंटरप्राइजेस शेयर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा कि आप घाटे में हैं, नोशनल लॉस है, क्योंकि बेचा नहीं है। अभी हमने सुना था, मैंने कहा आप इसको रखे रहिए, आप इसको अभी मत बेचिए। एक और ने मेरे से पूछा कि साहब मैंने 2500 का लिया था, मैंने 1000 का लिया था और मेरा अब 1500 का आ चुका है। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि आप कम मुनाफे में तसल्ली रखते हैं, आप बेशक बेच, मतलब आप कह रहे हैं कि ये बढ़ने ही वाला है, अभी बढ़ेगा ये वापस जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में यूफोरिया होता है, अंग्रेजी में हम वर्ड यूज करते हैं, यूफोरिया होता है। एकदम से कोई खबर हवा आती है और उस हवा बिकॉज़ न्यूज़ से काफी ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं। देखिए मेटा, गूगल, अल्फाबेट जिसको बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेज़न, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये मैं अगर आपको हिस्ट्री उठा के देखो, हमारे यहाँ तो इतनी चर्चा हो रही है एक स्टॉक की, पर अगर अमेरिका में जहाँ पर 3 स्टॉक एक्सचेंज, मैं तो पढ़ रहा था टेस्ला का 2022 में 70% नीचे आ गया, तो अब तो आप एलॉन मस्क साहब पे धांधलेबाजी का आरोप क्यों नहीं लगाते। पर हाँ, एक चीज आपने देखी, चर्चा उनकी भी बहुत होती है, तो जब भी कोई एबनॉर्मली ऊपर जाएगा
और ऐप नॉर्मली नीचे आएगा, वो चर्चा का तो विषय। मेरा इशू है शरद जी टुवर्ड्स द एंड कि ये घोटाले शब्द का प्रयोग जो है इतनी ज्यादा कैजुअली करना गलत है, क्योंकि जितना मैं आपकी मास्टर क्लास से दोस्तों, ये शरद जी की मास्टर क्लास जो है ये फ्री में आपको मिल गई है यहाँ पे करके, अदरवाइज ये कोई इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के लिए आपको जाना पड़ेगा और पूर्ण रूप से कहा तो आपको कोई बड़ा कोर्स लेना पड़ेगा। जो आपने इस पूरे इसका निष्कर्ष ये निकला है कि देयर इज नो घोटाला। नहीं, इसमें घोटाला कुछ नहीं है। शेयर देखिए, मैं इसको सो देयर इज नो वरी अबाउट अडानी। मैं सम अप कर देता हूँ। शेयर मार्केट में प्राइसेस का ऊपर और नीचे जाना एक स्वाभाविक मूवमेंट है। ये रोज होता है, दर्जनों कंपनी में होता है, हफ्ते होता है, रोज आना होता है। हर एक्सपायरी, एक मार्केट में एक्सपायरी होती है थर्सडे को, उस दिन मार्केट एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉलेटाइल रहती है। हर थर्सडे को निफ्टी एक्सपायर होता है, उस दिन मार्केट वॉलेटाइल रहती है। मैं तो अब ये सोच रहा था कि क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं उसको बखूबी समझता हूँ। मैं इनफैक्ट पहले पढ़ाता था स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट MBA के स्टूडेंट्स को। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे इस कंपनी का देख के लगा, मैंने कहा भैया इनको मैं जो ये पार्लियामेंट में बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, पक्ष विपक्ष जो भी है, उनको जाके मैं बोलूं कि भैया आज तो येलो लिस्ट मेरे से इतने शेयर और गिरे थे, इन सब पे घोटाले का इल्जाम लगा दो। अच्छा, अगले दिन क्या होगा? अगले दिन ये सब चढ़ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप तो मुंह चुप करके खड़े हो जाएंगे, हम तो घोटाला कह रहे थे। अब मेरे को एक और इन लोगों की चिंता हो रही है। चिंता ये हो रही है, और निष्पक्ष होकर बोल रहा हूं मैं, सैद्धांतिक रूप से चिंता ये हो रही है कि कल को जब अडानी के शेयर वापस चढ़ जाएंगे तो दो एक्सप्लेनेशन बचेंगे। या तो ये कहेंगे अडानी जी ने खुद ही पैसे लगवा के शेयर चढ़वा दिए, या ये बिल्कुल चुप हो जाएंगे तो हम जो कह रहे थे भैया वो तो सब गलत निकला, इनको कोई जवाब ही नहीं बनेगा। तो मुझे लग रहा है जब भी आप कोई ऐसी बात करें तो आपको, मेरी सिर्फ एक ही शिकायत है, मैं विपक्ष के इल्जाम लगाने से शिकायत नहीं कर, विपक्ष को अधिकार होता है प्रदीप, ये भी हम सिद्धांत में समझते हैं, उसको कोई तो क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही एतराज़ है कि बिना आपके शोज़ में भी मैं आया और मैंने बहुत सारे पार्टीज़ के नेताओं को सुना, मुझे सिर्फ ये एतराज़ है कि वो लोग कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं। आप किसी से पूछिए, पहले बताइए शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग को कैसे किया मुझे लगता है कि समझते हैं पर जानबूझ के उसको सच्चाई को देश की जनता के सामने नहीं रख रहे, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन। नहीं, पर आप देखिए इसके जैसे शोज जब उस चीज को क्लैरिफाई करेंगे तो लोग सोचेंगे ये हमें बेवकूफ बना रहे थे, ये तो मामला कुछ और है। तो नहीं, कुछ समझते भी नहीं है, कुछ तो समझते हैं और उसको करना नहीं चाहते। वो आपको अडानी का प्रवक्ता कह देंगे। बहुत सारे, हाँ, अडानी के क्या, मुझे तो अडानी छोड़ और बीजेपी का प्रवक्ता और बीजेपी का प्रॉक्सी प्रवक्ता पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। अरे भाई आप आए, मेरा तो सिद्धांत है, आई कॉल स्पेड अ स्पेड। मुझे लगता है अगर देखिए अडानी ग्रुप ने गलती भी करी है, दो गलती करी है। जब FPO आपने अनाउंस किया था और हिंडनबर्ग ने चालाकी से आपके FPO से एक दिन पहले ये रिपोर्ट निकाली, तो आपको कायदे से उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए था। आपको उसको होल्ड करके पहले आप क्लैरिफिकेशन देते, पहले आप उसको जवाब देते और आप इसको पोस्टपोन कर देते। उन्होंने सोचा है तो हमारी साख पे बनाएगी। दूसरा इन्होंने गलती क्या करी कि इन्होंने इशू को अपने इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, उनको अनुरोध गया होगा कि भाई आप इसको भर दीजिए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिर उसको वापस करना पड़ा। इन्होंने कहा उन्होंने खुद ही कहा, मैं को अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा, उन्होंने कहा दिस वाज मॉरली इनकरेक्ट कि हमने ऐसे जब 3200 रुपए का शेयर हम सब्सक्राइब करा रहे हैं, उस टाइम 2100 रुपए का था। तो ये कहाँ की कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग है कि आप 3200 का शेयर, 2100 का शेयर उनको 3200 में। तो मुझे लग रहा है एक दो जगह अडानी जी ने गलती, कोई भी देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता। हाँ, पर गलती मतलब घोटाला नहीं है, घोटाला नहीं है। सो लास्ट अगर मैं आपसे कहूँ निष्कर्ष एक लाइन में, शरद जी, क्या घोटाला है, हाँ या ना? बिल्कुल कहीं कोई LIC में मेरा पैसा है, घबराने की जरूरत है या ना? बिल्कुल कोई घोटाला नहीं है। और साथ में मैं जोड़ दूं कि RBI से भी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आ जाती। अगर कोई ऐसा तथ्य है जो कंपनी का बहुत इंटरनल है, हमें नहीं मालूम, तो कम से कम उस रिपोर्ट का इंतजार जरूर करिए। आप जजमेंटल मत बनिए कि ये घोटाला। और आपके देखिए सारे साथियों का जवाब आ गया, अचानक से क्या हुआ, मैंने जवाब दे दिया। LIC का पैसा है, मेरे पेरेंट्स का लगा हुआ है, आपके पेरेंट्स का पैसा बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर था कि ये साजिश है, कॉन्स्पिरेसी, हाँ ये जवाब रह गया। ये मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, ये विदेशी ताकतें कभी कभी हमारी हंगर पे कमेंट कर देती हैं, कभी हमारी गरीबी पे कमेंट कर देती हैं, कभी हमें अफगानिस्तान से भी नीचे बता देती हैं। मुझे लग रहा है ये विदेशी एजेंसी एक समय में श्रीलंकन इकोनॉमी को हिंदुस्तान इकोनॉमी से ऊपर दिखा रही थी और बोली थी हिंदुस्तान को श्रीलंका का मॉडल फॉलो करना। और जबकि हमने श्रीलंका की हेल्प करी थी, हमने उनको खाना तक भिजवाया था। मुझे लग रहा है ये साजिश वर्ड बिल्कुल ठीक है, ये एक एजेंडा भारत के खिलाफ। ये भारत के आजकल का ना जो आदमी है प्रदीप, वो अपने सुख से ज्यादा, अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। कि ये भारत जैसा देश जो स्नेक चार्मर्स का था,
ये तरक्की कैसे इसे कर कर रहा गया। है, उनके दिल पे सांप लौटता है और हार्ट बर्न जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। मुझे लगा दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ हार्ट बर्न, हमें इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वाकई में ये साजिश है, आपके साथी ने जो पूछा था। और उसके बाद उन्होंने पूछा था हिंडनबर्ग की इंपॉर्टेंस क्या है। साहब एक छोटी सी रिसर्च एजेंसी है जो कमाती है। मैंने तो कहा प्रदीप और हम मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं ना, आइए हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ओपिनियन देते हैं, हम अमेजॉन के बारे में ओपिनियन देते हैं और हम भी कमाएंगे उसमें से शॉर्ट सेलिंग से, और कुछ नहीं तो हिंडनबर्ग पर रिसर्च हम शुरू कर देते हैं रिसर्च एजेंसी पे। दोस्तों शरद कोहली जी ने जिस तरीके से इसको समझाया बहुत कम लोग समझा सकते हैं। और ये मास्टर क्लास में अगर आप देखें कि हमने हर पहलू को कवर किया है और हर पहलू को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों मेरा इस वक्त में अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि अगर इस वक्त मेरा क्या टेक है दोस्तों, मेरा टेक बहुत सिंपल है कि ये एक साजिश है। क्योंकि जब मैंने मास्टर क्लास के हर तथ्य को समझ लिया, पिछले 100 घंटे से हर डॉक्यूमेंट को कंगाल लिया, ये एक साजिश है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास एबिटा इतना ज़्यादा है, जिसके पास मुनाफा है, जिसके पास पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, एसेट्स हैं, वो कंपनी नीचे नहीं गिर रही। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ना LIC खतरे में है, ना SBI खतरे में है। खतरे में वो नेता है जो सोच रहे हैं कि इस मुद्दे के बहाने वो 2024 का चुनाव जीत सकते हैं। मेरा निवेदन इन नेताओं से यही है कि अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को आप सबसे ऊपर रखिए। आप खुद सोचिए दोस्तों कि क्या अगर हिंदुस्तान की कोई एजेंसी अगर ऐसी रिपोर्ट करेगी, और क्या अगर हिंदुस्तान की कोई एजेंसी ऐसी रिपोर्ट करेगी और अमेरिका के किसी भी एंटरप्रेन्योर बिलियनियर के बारे में कमेंट करेगी, तो क्या वहाँ के नेता US कांग्रेस में इस तरीके से उसको एक बाइबल समझ जाएंगे, उसको मेन ग्रंथ समझेंगे? कोई नहीं समझेगा। एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश है क्योंकि हिंदुस्तान चाइना से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार में है और इसीलिए सब ताकतें उसको रोकना चाहती हैं। दिस इज जस्ट अ मीन्स, द एंड इज दैट। मेरे साथ में ये स्पेशल एपिसोड देखने के लिए जहां पे मैं न्यूज रूम के अंदर के हर सवाल को मैंने लिया, जहां पे मैंने शरद कोहली जी की मास्टर क्लास आपको दिखाई, और उसके साथ में अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने आपको हर चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको जनता का मुकदमा का स्पेशल एडिशन अच्छा लगा। मेरे साथ जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं भक्तू